नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयोक्सी एजुकेशन में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ पृथ्वी की आंतरिक संरचना। वैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानना इतना आसान नहीं है, फिर भी जो कुछ वैज्ञानिकों ने उसकी आंतरिक संरचना के बारे में बताया है, उन तथ्यों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हमको जानना यह जरूरी है कि पृथ्वी अंडाकार है, गोलाकार है, या उसका आकार कैसा है। तो सर आइजैक न्यूटन ने उनने अपनी बुक में ये सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी का आकार जो है वो अंडाकार है। उससे पहले पृथ्वी के बारे में कई मिथ थे, चौकोर है, वर्गाकार है, पूरी गोल है, ऐसे पहले विभिन्न मत थे। लेकिन सर आइजैक न्यूटन के बताने के बाद हमें पता चला कि पृथ्वी का जो आकार है वो अंडाकार है। ठीक है, इससे पहले भी एक इरेटोस्थनीज ने उनने उसका आकार नारंगी के आकार का बताया था, संतरे के आकार का बताया था। अब हमें ये पता कैसे चला कि अंडाकार है, हम इस चीज पर कैसे पहुंचे कि अंडाकार है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं कि पृथ्वी अंडाकार कैसे है। इसके बारे में जब हम फैक्टों का पता करते हैं तो पता चलता है, वैज्ञानिकों ने बताया कि जो पृथ्वी का एक ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक की जो लंबाई है वो है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। लेकिन वहीं जो ये भूमध्य रेखा वाली जो लंबाई है, भूमध्य रेखा वाली लंबाई है 12,756। कितनी है? 12,756 किलोमीटर। इससे यह पता चलता है कि जो भूमध्य रेखा के मतलब पृथ्वी के बीच में जो लंबाई है वो है 12,756, और जो दो ध्रुवों के बीच की लंबाई है वो है 12,714 किलोमीटर। अतः जो भूमध्य रेखा की लंबाई है वो 43 किलोमीटर, 43 किलोमीटर अधिक है। इससे पता चलता है कि जो पृथ्वी है वो दोनों ध्रुवों पर थोड़ी सी चपटी हुई है, और भूमध्य में मतलब जो पृथ्वी का जो मध्य भाग है, भूमध्य रेखा वाला भाग, वहां पर वो 43 किलोमीटर उसकी लंबाई ज्यादा है। इससे हमें पता चलता है कि पृथ्वी का आकार अंडाकार है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पृथ्वी के हमें अंदर की जानकारी कैसे पता चलेगी। तो पृथ्वी के अंदर जो जानकारी है वो उसको पता लगाना थोड़ी सी मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी में गहराई पर जाते हुए उसके तापमान में वृद्धि होती जाती है, इसलिए उसके ज्यादा अंदर तक नहीं जाया जा सकता है। लेकिन फिर भी स्वेस महोदय ने खनिजों के आधार पर, किसके आधार पर? खनिजों के आधार पर पृथ्वी की 3 परतें बताई हैं। ठीक, कौन कौन सी परतें बताई हैं? सियाल, सीमा और नीफे। उससे पहले अगर हम ये देखें कि पृथ्वी के घनत्व मतलब संरचना को हम जान कैसे सकते हैं, तो उसके जानने के आधार या स्रोत है प्रमुख रूप से कितने? प्राकृतिक और अप्राकृतिक, 2 स्रोत हैं। इन 2 स्रोतों में से अप्राकृतिक स्रोत जो हैं, हम पृथ्वी के घनत्व के आधार पर, दबाव के आधार पर और तापमान के आधार पर पृथ्वी की संरचना को जान सकते हैं। किस किस आधार पर? अप्राकृतिक रूप से कैसे जान सकते हैं? अप्राकृतिक रूप से देखिए, जैसे घनत्व है, कहां पर पृथ्वी का घनत्व कितना है, ऊपर कितना है, मध्य में कितना है और नीचे कितना है। तो घनत्व के आधार पर हम उसकी संरचना को जान सकते हैं, दबाव के आधार पर उसकी संरचना को जान सकते हैं, और तापमान के आधार पर भी पृथ्वी की संरचना को हम जान सकते हैं। वहीं जो एक प्राकृतिक स्रोत है जिसके आधार पर हम पृथ्वी की संरचना को जानते हैं, वो है भूकंप विज्ञान। पृथ्वी में भूकंप क्यों आते हैं, कहां आते हैं और कितनी मात्रा में आते हैं, क्यों आते हैं, सबसे मेन रीजन है क्यों आते हैं। तो भूकंप विज्ञान के आधार पर हम ये पता लगा लेते हैं कि पृथ्वी की संरचना कैसी होगी, क्योंकि भूकंप आने के भी कई रीजन होते हैं। प्लेटों का आपस में टकराना, प्लेटों का खिसकना, या फिर ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप आते हैं। जब ज्वालामुखी उद्भेदन होता है तो कभी कभी प्लेटें इधर उधर खिसकती हैं, उस वजह से भी हम पृथ्वी की संरचना जान सकते हैं। जब उल्का पिंड, जब आकाश से कोई उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं और गड्ढे होते हैं, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं, उसके कारण भी हमें इसकी पृथ्वी की संरचना का पता चलता है। उसी आधार पर स्वेस महोदय ने, अर्थात एडवर्ड स्वेस के अनुसार पृथ्वी के 3 भाग बताए गए हैं। कौन कौन से? सियाल, सीमा और नीफे। सियाल, सीमा और नीफे पृथ्वी के 3 भाग बताए हैं स्वेस महोदय ने। सियाल क्या है?
पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है 50 किलोमीटर से लगभग 300 किलोमीटर तक, ठीक है, 50 किलोमीटर से लेकर के 300 किलोमीटर तक के भाग को सुष महोदय ने सियाल कहा है। क्यों कहा है? उन्हें सियाल कहा है क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम नामक तत्व पाए जाते हैं। तो जो पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग इन्होंने बताया कि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है, इसलिए इसका नाम सियाल है। SIAL, सियाल, सिलिका और एल्यूमिनियम के पाए जाने की वजह से इसे सियाल कहा जाता है। वहीं जो दूसरा भाग है वो 300 किलोमीटर मतलब लगभग 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक के भाग को सीमा नामक नाम दिया। सीमा नाम क्यों दिया? सबसे पहले आता है SI, सिलिका, और दूसरा है मैग्नीशियम। तो सिलिका और मैग्नीशियम तत्वों की होने की वजह से दूसरी परत का नाम इन्होंने सीमा बताया, और इसका जो दूरी है वो 2000 किलोमीटर तक है, ठीक है। तो दूसरी परत का नाम इन्होंने सीमा बताया। और जो तीसरी परत है, सबसे आंतरिक परत है जो ठोस है, उसको इन्होंने नीफे बताया, निकिल और फेरस, ठीक है, निकिल और फेरस इसका नाम बताया। अब ठीक है, इसके आधार पर इसका घनत्व तो भी पहले कम था, फिर बढ़ता गया और अंदर जाके इसका घनत्व जो है सबसे ज्यादा हो गया। तो जो पृथ्वी की बाहरी परत इन्होंने बताई सियाल, उसका घनत्व बताया इन्होंने 2.7 से लेकर के 2.9 घन प्रति मीटर, ठीक है। इन्होंने इनका डेंसिटी या घनत्व 2.7 से 2.9 बताया। वहीं जो सीमा है दूसरी वाली परत, उसका घनत्व इन्होंने बताया 2.9 से 4.7, और जो तीसरी परत है उसका इन्होंने घनत्व बताया था 12, ठीक है। ये 3 मुख्य परतें सुष महोदय ने बताई थी, ठीक। इसी आधार पर अब इसमें क्वेश्चन कैसे बनेगा कि सुष महोदय के अनुसार बताई गई परतों में पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बाहरी परत को किस नाम से जाना जाता है? तो सियाल नाम से जाना जाता है। मध्य परत को सीमा के नाम से जाना जाता है, SIMA, और आंतरिक परत को नीफे, निकिल और फेरस के नाम से, आयरन के नाम से जाना जाता है। अब इसका घनत्व भी पूछ सकता है कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत का घनत्व कितना है? तो 2.7 से 2.9, दूसरी परत का घनत्व है 4.7 तक, और जो आंतरिक परत है उसका घनत्व है 12, ठीक। इस पर दूसरे क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस परत पर सिलिका नहीं पाई जाती है? तो सिलिका नहीं पाई जाती है आंतरिक परत अर्थात नीफे वाली में। निम्नलिखित में से किस परत में फेरस नहीं पाया जाता है? तो वो ऊपर की दोनों परतें हैं सियाल और सीमा, इसमें फेरस नहीं पाया जाता है सुष महोदय के अनुसार। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो इसमें लिखे हुए हैं कि इसकी गहराई क्या है? 50 से 300 किलोमीटर, इसका घनत्व है 2.9, और इसमें ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। जो सियाल परत है, सबसे ऊपरी परत है, उसमें कौन सी चट्टानों की अधिकता पाई जाती है? उसमें ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानों की अधिकता पाई जाती है, ठीक है। और इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम, सियाल में क्या है? सिलिका और एल्यूमिनियम चीजें अधिक पाई जाती हैं। वहीं अगर दूसरी परत देखें, दूसरी परत जिसका नाम है सीमा, इसमें सिलिका और मैग्नीशियम, क्या? सिलिका और मैग्नीशियम, ये 2 चीजें पाई जाती हैं, ठीक। सिलिका और मैग्नीशियम 1000 से, इसमें 1000 से 2000 किलोमीटर, ठीक है। इसकी जो गहराई है वो 1000 से लेकर के 2000 किलोमीटर तक है, और वहीं इसका जो घनत्व है वो 2.9 से 4.75, और इसमें जो खास बात है इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। तो सुष महोदय के अनुसार बताई गई दूसरी परत सीमा है, जिसका घनत्व है 2.9 से 4.75 तक, और इसमें बेसाल्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। वहीं जो तीसरी परत है वो है नीफे, निकिल और फेरस, फेरस अर्थात आयरन, लोहा, ठीक है। यह पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत है और यह सबसे कठोर परत के रूप में जानी जाती है। इसी यह कठोर धातुओं से निर्मित है। इसका घनत्व 11 से 12 है, और यह 2900 किलोमीटर से पृथ्वी की त्रिज्या केंद्र तक पाई जाने वाली परत है। तो सुष महोदय के अनुसार 3 परतें बताई गई हैं, सियाल, सीमा और नीफे। वहीं एक आधुनिक मत है, ये तो पुराना मत था, अब नए आधुनिक मत के अनुसार पृथ्वी को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के प्रमुख 3 भाग बांटे गए हैं, भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट, जिसे इंग्लिश में क्रस्ट कहा गया है, ठीक है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, भूपर्पटी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। अब यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। तो जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के 3 भाग हैं, आधुनिक मत के अनुसार भूपर्पटी, मेंटल और क्रस्ट भागों में बांटा गया है।
अब जो भूपर्पटी है वह उसके भी दो पार्ट है, मतलब उसको भी दो पार्टों में, एक जो भूमंडलीय है मतलब स्थलीय वाली अलग है और महासागरीय वाली अलग है। तो महासागरीय की जो ऊंचाई होगी वो कम होगी और जो स्थलीय वाली है उसकी ऊंचाई ज्यादा है। ठीक है, अब इसमें भी इसको आधुनिक मत के अनुसार दो दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले भूपर्पटी को भी ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, फिर उसके बाद मेंटल आता है तो मेंटल को भी, मेटल वाले को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी और निचला। वहीं कोर को भी ऊपरी और निचला। ठीक है, दो दो भागों में चारों को, तीनों को बांटा गया है। अब भूपर्पटी में जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, 0 से लेकर के लगभग 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वह भूपर्पटी वाला भाग कहलाता है। इसमें आगे हम देखते हैं कि जो 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक का जो भाग है वह भूपर्पटी वाला भाग है। इसके जो सबसे ऊपरी भाग है वो 0 से 70 ऊपरी भूपर्पटी वाला भाग कहलाता है और उसके बाद 100 से 200 किलोमीटर यह ऊपरी मेटल का भाग कहलाता है। ठीक है, अब क्या देखते हैं हम, जो पृथ्वी का भूपर्पटी वाला भाग है, ऊपरी भाग है, उसका घनत्व कितना है, 2.7 से लेकर के 2.9। ठीक, वहीं जो मेटल वाला भाग है उसका जो घनत्व है वह 4.75 के आसपास है, पूरा 4.75 के आसपास है। और जो कोर वाला भाग है उसका जो घनत्व है वह 12 है। ठीक, यह घनत्व है। अब इसके बाद अगर हम देखें इसको तीन भागों, मतलब इन तीनों को दो दो भागों में अलग अलग बांटा गया है। तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, इन दोनों के बीच में एक असंबद्धता पाई जाती है, कोनार्ड असंबद्धता। तो ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को कोनार्ड असंबद्धता के द्वारा अलग किया जाता है। ऊपरी भूपर्पटी में नॉर्मल चीजें पाई जाती हैं। ठीक है, जो निचली भूपर्पटी है और ऊपरी मेटल जो है, इन दोनों के बीच में लिक्विड भाग पाया जाता है, प्लास्टिक जैसा तरल पदार्थ पाया जाता है। इसे हम ऊपरी मेटल के रूप में जानेंगे। इसे दो तीन नामों से जाना जाता है। स्टेनोस्फीयर, ठीक है, स्टेनोस्फीयर, ठीक है, के नाम से भी जानते हैं इस भाग को। ठीक है, क्यों जानते हैं स्टेनोस्फीयर के नाम से, क्योंकि यह भाग लिक्विड टाइप का है। ठीक है, यह लिक्विड होने की वजह से इसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। अब आगे चल के देखते हैं अगर हम भूपर्पटी को, तो भूपर्पटी को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी परत और निचली परत। ऊपरी परत का घनत्व लगभग 2.78 और निचली परत का 3.3 के आसपास माना गया है, 3 के आसपास। और इसकी जो लिथोस्फीयर है, जो ऊपरी भूपर्पटी है वह कठोर है, इसलिए इसे लिथोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। और जो भूपर्पटी का जो निचला भाग है वह क्या है, अपेक्षाकृत पिघला भाग पाया जाता है, इसलिए इसे स्टेनोस्फीयर कहा जाता है। लेकिन ये जो स्टेनोस्फीयर अर्थात दुर्बलता मंडल है, इस दुर्बलता मंडल को ऊपरी मेटल का भाग माना जाता है, मतलब मेटल का ऊपरी भाग माना जाता है। यह भूपर्पटी के भाग में नहीं आता है। ठीक है, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कहते हैं और इसमें जो ठोस चट्टानें होती हैं, और इसमें यह दो प्रकार की होती, महाद्वीपीय और महासागरीय। तो जो भूपर्पटी है वो दो भागों में होती, पहले ही बता चुके हैं कि महासागरीय और स्थलीय, महाद्वीपीय। ठीक है, स्थल भाग, महाद्वीपीय भाग और महासागरीय भागों में, दो भागों में बांटा गया है। अब महाद्वीपीय भाग जो है वो क्रस्ट ग्रेनाइट जैसी चट्टानों से बनी होती है, वहीं जो महासागरीय भाग है वो बेसाल्ट जैसी चट्टानों से बना होता है। तो इसमें भी दो अलग अलग चीजें हैं। जो स्थलीय भाग है, महाद्वीपीय भाग है, उसमें ग्रेनाइट चट्टानें पाई जाती हैं, और जो महासागरीय भाग है उस पर बेसाल्ट चट्टानें पाई जाती हैं। भूपर्पटी की मोटाई लगभग 50 से 70 किलोमीटर है, लेकिन कहीं कहीं इसकी मोटाई 50 से 70 और 50 से 100 है। तो भूपर्पटी की टोटल जो हाइट है, ऊंचाई है, या उसकी जो गहराई माने, वो 50 से 70 किलोमीटर तक ही मानी जाती है। उसके पश्चात जो भी परत की मोटाई है वह मेटल की मानी जाती है, अर्थात दूसरी परत की। और उसी दूसरी परत में क्या पाया जाता है, दुर्बलता मंडल पाया जाता है। उसी दुर्बलता मंडल की वजह से ही ऊपरी पृथ्वी फ्लोट कर पाती है। ठीक, उसी दुर्बलता मंडल की वजह से ऊपरी परतें जो है फ्लोट कर पाती है। अब जो दूसरा भाग है मेटल, यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत मानी जाती है। लगभग 100 किलोमीटर से लेकर के, कहां से, 100 किलोमीटर से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक, पृथ्वी की 100 किलोमीटर की गहराई से लेकर के 2900 किलोमीटर की गहराई तक पृथ्वी का मेटल भाग पाया जाता है। ठीक है,
यह गर्म, घने और चिपचिपे ठोस चट्टानों से बनी होती है, अर्थात जो लावा वाला भाग होता है, पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी आते हैं और ज्वालामुखी जो अपने साथ लावा लेकर के बाहर आते हैं, वो इसी भाग से बाहर आते हैं। मेटल को ऊपरी और निचली मेटल दो भागों में विभाजित किया गया है, जैसे पहले बता चुके हैं कि हर परत को यहां पर दो दो भागों में बांटा गया है। अब जो ऊपरी मेटल है, तो ऊपरी मेटल में जो लिक्विड भाग पाया जाता है उसे दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। यहीं से ज्वालामुखी के दौरान लावा, राख और गैस इत्यादि जो चीजें निकलती हैं वो इसी दुर्बलता मंडल से निकल करके बाहर जाती हैं। ठीक है। मेटल की मोटाई लगभग 2900 किलोमीटर तक होती है और इसका आयतन 83% है। टोटल पृथ्वी का जो आयतन है उस आयतन में 83% भाग मेटल का है। ठीक है। घनत्व के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेटल और निचला मेटल। ऊपरी मेटल की जो घनत्व है वो 3.5 के आसपास है और जो निचला मेटल है वो 4 से लेकर के 5 के बीच का है। इसकी जो खास बातें हैं वो यही थी कि इसको दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेटल, निचली मेटल, और जो दुर्बलता मंडल पाया जाता है वो ऊपरी मेटल पर पाया जाता है। इसका जो तीसरा भाग है वो है कोर भाग। इसकी जो हाइट है, मतलब जो गहराई है, वो है 2900 किलोमीटर से लेकर के कहां तक, 6378 किलोमीटर तक। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना का सबसे अंदरूनी भाग है, अर्थात तीसरा भाग है, कोर, केंद्र के रूप में जिसे जाना जाता है, उसकी जो गहराई है 2900 किलोमीटर से लेकर के 6378 किलोमीटर तक है। आंतरिक कोर और बाह्य कोर के रूप में इसे जाना जाता है। आंतरिक कोर सबसे केंद्र का भाग कहलाता है और बाह्य कोर उससे ऊपर का भाग कहलाता है। और इसका जो आयतन है वह 16% है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि बाहरी कोर तरल अवस्था में तथा मुख्य रूप से लोहे और निकेल से बना है, जबकि इसका जो आंतरिक कोर है, मतलब आंतरिक कोर है, वह मुख्य रूप से लोहे और निकेल का बना है, ठोस अवस्था में है। ठीक। लोहे और निकेल, लोहा और निकेल दोनों में पाया जाता है। जैसे स्विस महोदय के अनुसार बताए गए आंतरिक भाग को नीफे, निकेल और फेरस, आयरन और लोहा मतलब निकेल और फेरस बताया गया है, वैसे निकेल और फेरस यहां भी पाया जाता है। ठीक है। लेकिन क्या है कि जो बाहरी कोर है उसमें तरल भाग कुछ पाया जाता है, लेकिन जो आंतरिक कोर है, अंदर वाला कोर है, वह पूरी तरह से ठोस है। और बाहरी कोर की गति पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, मतलब जो इसका बाहरी कोर है वहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और कोर की मोटाई लगभग 3480 किलोमीटर है। अब इसमें तीनों का अलग अलग भाग है कि 0 से लेकर के 70 या 100 किलोमीटर तक जो है भूपर्पटी वाला भाग है, 100 से लेकर के 2900 किलोमीटर तक मेटल का भाग आता है और 2900 से लेकर के 6378 किलोमीटर तक कोर का भाग होता है। तो ये इसके तीनों अलग अलग भाग हैं। अब आगे चल के अगर हम देखते हैं तो ये थे पृथ्वी के 3 भाग, ऊपरी भूपर्पटी, मध्य वाले को कहा जाता है मेटल और सबसे नीचे वाले को कहा जाता है कोर। तीनों को दो दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, फिर उसके बाद ऊपरी मेटल, निचला मेटल, फिर बाहरी कोर और आंतरिक कोर। आंतरिक कोर पूर्ण रूप से ठोस होता है जो 6378 वर्ग किलो मतलब 6378 किलोमीटर तक है और इसे हम पृथ्वी की त्रिज्या मान सकते हैं। केंद्र से लेकर के परिधि तक की दूरी को त्रिज्या मान सकते हैं। तो इसकी पृथ्वी की त्रिज्या हम कितना कहेंगे, 6378 किलोमीटर। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जितनी भी जगह से पृथ्वी को भागों में बांटा गया है, ऊपरी कोर, बाहरी कोर, ऊपरी भूपर्पटी, निचली भूपर्पटी, ऊपरी मेटल, निचला मेटल, ऊपरी या बाह्य कोर और आंतरिक कोर, इन सबको असंबद्धताओं के द्वारा भी अलग किया गया है। तो इन असंबद्धताओं को देखने के लिए हमने एक अलग से वो देखा है कि इन्हें किन किन असंबद्धताओं में बांटा गया है। तो सबसे पहले क्या आता है कि ऊपरी क्रोट या ऊपरी जो क्रस्ट है, ऊपरी भूपर्पटी है और जो निचली भूपर्पटी है, उन दोनों को किसके थ्रू अलग करते हैं, तो उसको कहते हैं कोनराड असंबद्धता। तो हम इसको किससे अलग करते हैं, कोनराड असंबद्धता के थ्रू अलग करते हैं। किसके थ्रू, रेड कर देते हैं, कोनराड असंबद्धता। तो ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट अर्थात ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी को किसके थ्रू अलग करते हैं, तो कोनराड असंबद्धता के थ्रू। अब यहां पर पाया जाता है दुर्बलता मंडल। ठीक।
तो ऊपरी मेटल पर दुर्बलता मंडल पाया जाता है, लेकिन ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में कोनराड असंबद्धता है। वहीं निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल किसको अलग करता है, मतलब मोहोविसिक असंबद्धता। कौन सी असंबद्धता है? मोहोविसिक असंबद्धता। किसके किसके मध्य? इसके दो उत्तर हो सकते हैं, एक है निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य मोहोविसिक असंबद्धता है, या फिर नॉर्मल तरीके पर यह कह सकते हैं कि भूपर्पटी और मेटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? भूपर्पटी और मेटल के मध्य। तो भूपर्पटी और मेटल के मध्य पाई जाती है मोहोविसिक असंबद्धता, वहीं निचला क्रस्ट और ऊपरी मेटल के मध्य मोहोविसिक असंबद्धता पाई जाती है। वहीं अगला देखते हैं कि ऊपरी मेटल और निचली मेटल, ऊपरी मेटल और निचली मेटल के मध्य रेपटी असंबद्धता पाई जाती है, या फिर रेपटी असंबद्धता निम्नलिखित में से किसको अलग करती है? तो अलग करती है ऊपरी मेटल और निचली मेटल। तो ऊपरी मेटल और निचली मेटल के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता है रेपटी असंबद्धता। ठीक है, उसके बाद आती है नीचे से दूसरे नंबर की असंबद्धता, अर्थात मेटल और कोर के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है? तो मेटल और कोर के मध्य पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक, मेटल और कोर के मध्य कौन सी पाई जाती है? गुटेनबर्ग। ठीक, इसके भी दो क्वेश्चन बन सकते हैं कि क्रोड और मेटल के मध्य कौन सी असंबद्धता पाई जाती है, या कौन सी असंबद्धता मेटल और कोर को अलग करती है? तो वो है गुटेनबर्ग। इसका दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि बाह्य कोर और आंतरिक मेटल, बाह्य कोर और निचली मेटल के मध्य गुटेनबर्ग असंबद्धता पाई जाती है। वहीं अब कोर, ऊपरी कोर और आंतरिक कोर के मध्य लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। इसका भी वही सेम उत्तर होगा कि ऊपरी कोर या बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य लेहमैन असंबद्धता पाई जाती है। ठीक है, ये इससे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे जो हमको जानना बहुत जरूरी है। अब मोहो और गुटेनबर्ग असंबद्धता इसके आंतरिक भाग को में पाई जाती है। ठीक है, इससे संबंधित कुछ अलग फैक्ट देख लेते हैं। जैसे सबसे पहली असंबद्धता कौन सी है? वही जो भूपर्पटी, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी के मध्य पाई जाती है, उसे कोनार्ड असंबद्धता कहते हैं। वहीं जो दूसरी असंबद्धता है मोहो असंबद्धता, यह निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेटल, निचली भूपर्पटी और ऊपरी मेटल के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता मोहो असंबद्धता है। रेपटी असंबद्धता कौन सी असंबद्धता कहलाती है? यह कहलाएगी निचले मेटल और में मध्य में स्थित संक्रमण क्षेत्र को रेपटी असंबद्धता कहते हैं। तो रेपटी असंबद्धता जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऊपरी मेटल और निचली मेटल के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता को रेपटी असंबद्धता कहते हैं, रेपेटी असंबद्धता कहते हैं। अगली आ जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। तो गुटेनबर्ग असंबद्धता दो के मध्य है, कोर और मेटल के मध्य पाई जाने वाली, या फिर निचली मेटल और ऊपरी कोर के मध्य पाई जाने वाली असंबद्धता है गुटेनबर्ग। वहीं लेहमैन असंबद्धता जो है वो अंतिम असंबद्धता है, यह कोर के मध्य में ही पाई जाती है, अर्थात आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य में पाई जाने वाली असंबद्धता है लेहमैन असंबद्धता। लेहमैन, अब देखिए इन तीनों की हाइट भी अलग अलग है। इन तीनों की हाइट कैसे अलग अलग है? सबसे पहले देखा जाए तो 0 से लेकर के 70 किलोमीटर तक या फिर इसी के आसपास वाले एरिया में कोनार्ड असंबद्धता पाई जाती है। 100 से 200 किलोमीटर तक क्या पाया जाता है? यह लिक्विड वाला भाग पाया जाता है। ठीक है, इसी में 100 किलोमीटर का जो एरिया है यहां पर पाई जाती है अपनी मोहोविसिक असंबद्धता 100 किलोमीटर तक। अब ये जो मेटल वाला भाग है, यह मेटल वाला भाग लगभग 2900 किलोमीटर तक है। वहीं जो आंतरिक कोर और बाह्य कोर के मध्य की जो गहराई है वो है 5100 किलोमीटर। लास्ट वाली जो गहराई है 6378 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये इसकी हाइट है। सबसे नीचे 6378, उससे ऊपर वाली है 5100 ऊपरी कोर और मध्य कोर के मध्य, और जो मेटल की हाइट है मतलब गहराई है वो है 2900 किलोमीटर तक। ठीक है, ये इसके कुछ प्रमुख फैक्ट्स थे आंतरिक संरचना को जानने के लिए। अब इससे संबंधित कुछ फैक्ट आते हैं आंतरिक संरचना में कि भूपर्पटी का आयतन कितना है और द्रव्यमान कितना है। तो भूपर्पटी का जो आयतन है इससे पहले बता चुके हैं, लेकिन ये चार्ट के रूप में आपको दिखाया जा रहा है। तो भूपर्पटी का आयतन है आधा
0.5%, वहीं 0.2% द्रव्यमान है भूपर्पटी का। द्रव्यमान सबसे कम और आयतन भी सबसे कम भूपर्पटी का ही है। वहीं जो मेटल मध्य वाला भाग है इसका आयतन है 83.5 मतलब 83.5%, वहीं इसका जो द्रव्यमान है वो 67.8% है। और जो कोर वाला भाग है उसका आयतन लगभग 16% है और वहीं जो द्रव्यमान है वो लगभग 32% के आसपास है। ठीक, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना को लेकर के। अब पृथ्वी में जो भूपर्पटी है वो क्रस्ट वाला जो भाग है उसके में विभिन्न प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब भूपर्पटी में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जो तत्व हैं उनकी मात्रा कितनी है, तो भूपर्पटी में जो क्वेश्चन इसमें यह पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भूपर्पटी में पाया जाने वाला तत्व जो है वो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन 46%। यहां बात सिर्फ भूपर्पटी की हो रही है ना कि पूरी पृथ्वी की। तो भूपर्पटी अर्थात ऊपरी परत में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो भूपर्पटी से ऊपर जाने पर घटती है और भूपर्पटी से नीचे जाने पर भी घटती है। तो भूपर्पटी में सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाई जाती है, पाए जाने वाला जो तत्व है वो है ऑक्सीजन। ठीक, तो इसका ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, तो इसमें घबराने की या डाउट में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पूछता है कि भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है तो वो है ऑक्सीजन। दूसरे नंबर पर कौन सा तत्व पाया जाता है वो है सिलिका 27.72%। तीसरे नंबर पर पाया जाता है एल्युमिनियम 8.13%। चौथे नंबर पर है लोहा Fe 5%। ठीक है, पांचवें नंबर पर है कैल्शियम 3.63%। छठवें नंबर पर है सोडियम Na 2.83%। फिर है पोटेशियम K 2.59%। अगला है मैग्नीशियम Mg 2.09%। ठीक है, तो ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाए जाने वाले प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा पाया जाता है वो है ऑक्सीजन। उसके बाद क्वेश्चन को और कठिन करने का तरीका ये हो सकता है कि वो पूछे निम्न भूपर्पटी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसमें से वो ऑक्सीजन का नाम हटा करके वो ये सीधे लिख दे सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा और कैल्शियम। तो आपको दूसरे नंबर का भी याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरे नंबर पर कौन सा पाया जाता है सिलिकॉन 27%। तीसरे नंबर पर एल्युमिनियम। तो हम ऊपर क्वेश्चन पूछने वाला जो है ना ऊपर के ऑप्शन को हटा करके भी पूछ सकता है, तो इसलिए हमको जो है इसके क्रम का भी पता होना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है दूसरे नंबर पर, तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर तक भी यह जानना जरूरी है। कभी कभी क्या होता है जोड़ी मिलाने के लिए दे देता है कि कौन सा तत्व कितने प्रतिशत मात्रा में पाया जाता है, तो इनके हमें परसेंटेज भी याद होना बहुत जरूरी है। अब चलिए आगे देख लेते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर विभिन्न तत्वों की मात्रा। अब यहां पर बात सिर्फ भूपर्पटी की नहीं हो रही है, यहां पर बात संपूर्ण पृथ्वी की हो रही है, अंदर से लेकर के बाहर तक, मतलब आंतरिक संरचना से लेकर के बाह्य संरचना अर्थात भूपर्पटी तक। तो भूपर्पटी तक में सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है लोहा। कितने प्रतिशत मात्रा में 35%। तो जब बात यह आती है कि संपूर्ण पृथ्वी पर निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा लोहा, ना कि ऑक्सीजन। ठीक है, यहां पर ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे आने पर, पृथ्वी से भूपर्पटी से नीचे आने पर ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है, इसलिए एवरेज जब निकाला जाएगा टोटल का तो उसमें ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर आती है और ऑक्सीजन की मात्रा हो जाती है 30%। ऑक्सीजन की जो मात्रा है 21%, वह भूपर्पटी के ऊपर है। उसके तथ्य, उसके फैक्ट अलग हैं। हम अभी सिर्फ पृथ्वी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर दूसरे नंबर पर 30% मात्रा पे ऑक्सीजन पाई जाती है पूरे पर, पूरी भूपर्पटी पर। ठीक है, मतलब भूपर्पटी से लेकर के संपूर्ण पृथ्वी पर। यहां पर ऊपर लिखा भी हुआ है कि संपूर्ण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के तत्व किस किस मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक, तीसरे नंबर पर है सिलिकॉन 15%, मैग्नीशियम 13%, निकेल 2.4%, सल्फर 1.9%, कैल्शियम 1.1% और एल्यूमिनियम 1.1% मात्रा में पाया जाता है। इस प्रकार से ये था हमारा पृथ्वी की आंतरिक संरचना वाला क्लास। ठीक है, इसमें हमने जाना है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के कितने भाग हैं,
किस प्रकार से हैं, क्या क्या पाया जाता है, उनकी मोटाई कितनी है, असंबद्धताएं कितनी हैं। एक बार रिवीजन के तौर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले स्विस महोदय ने हमारी पृथ्वी को 3 भागों में बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे। ठीक है, स्विस महोदय ने इसको 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। सबसे पहले वाले भाग में पाया जाता है सिलिका और एल्युमिनियम, जो 50 से 300 किलोमीटर तक है। दूसरा भाग है 1000 से 2000 किलोमीटर तक, जिसे सीमा के नाम से जाना जाता है। इसमें सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है। तीसरा है नीफे, जिसमें निकिल और फेरस आयरन पाया जाता है। ठीक है, जो है 6378 किलोमीटर तक। तीनों का घनत्व डेंसिटी भी अलग अलग है। पहली की 2.7 से 9 तक, दूसरा है 2.9 से 4.75 तक, और तीसरा जो है तो सबसे अधिक घनत्व किसका है, वो है नीफे का। ठीक है, 12। फिर उसके बाद जो आधुनिक मत है उसमें भी पृथ्वी की 3 संरचनाएं बताई गई हैं, मतलब 3 भाग बताए गए हैं। तीनों के 2-2 भाग बताए गए हैं, असंबद्धताएं बताई गई हैं। ठीक है, सबसे पहले है भूपर्पटी, फिर आता है मेटल, फिर आ जाता है कोर। तीनों के अलग अलग भाग बताए गए हैं। अब इसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, कि इसमें दुर्बलता मंडल किस में पाया जाता है, तो दुर्बलता मंडल पाया जाता है मेटल वाले भाग में। ठीक है, तीनों की असंबद्धताएं, तीनों जो भाग हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना के, तीनों की संबद्धताएं पूछ सकता है, या फिर हर भाग के मध्य में जो अलग करने वाली असंबद्धता है उनको भी अलग अलग पूछ सकता है। इस प्रकार से हमारी आंतरिक संरचना कंप्लीट होती है। इससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन है लगभग 99% क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।